हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम टी.एस. एलियट के मेजर कॉन्सेप्ट्स है लाइक मेटाफिजिकल पोएट्स, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इन सब के बारे में बताएंगे। तो वीडियो में जाने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो हम पहले बात करेंगे मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में। ये मेटाफिजिकल पोएट्स है लाइक जॉन डन, वो सभी एलिजाबेथन पोएट्स इन द ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 17th सेंचुरी। तो इनके बारे में बताया जाए तो टी.एस. एलियट के आने से पहले इन मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में उतना अच्छा एक ओपिनियन नहीं थे। लेकिन जब एलियट उनके एक पुस्तक में मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में कहा था कि they have that is ability to associate different ideas within a single unity। इसका मतलब है जो अलग अलग तरह का आइडियाज है, जो उन सबको एक ही यूनिट में ज्वाइन करने की एक क्षमता थे इस मेटाफिजिकल पोएट्स में। एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट आइडियाज and yoked or joined them together. This is the specialty of metaphysical poets। उसका मतलब है कि जो डिफरेंट टाइप्स का जो आइडियाज है उन सबको ज्वाइन करके एक उसे पेश करना। फॉर एग्जाम्पल एलियट ने मेटाफिजिकल पोएट्स ने उन लोगों के जो कविता थे उन सब में बहुत सारे कंसीट्स एंड सिमिलीज का यूज किया था। दे हैव यूज्ड मेनी कंसीट्स एंड सिमिलीज टू जॉइन टू एंटायरली डिफरेंट आइडियाज। एंटायरली डिफरेंट आइडियाज माने जो कंप्लीटली डिफरेंट है, लाइक दे आर कंपेयरिंग हेयर टू बोन। An example, a bracelet of brown hair and bone। So bone and hair, ये दोनों चीज बिल्कुल अलग अलग चीजें है जो उसे पोएट्री में उन्होंने कंपेयर किया है। सो इसी अदाकारी को ही तो कहता है कि जो क्षमता है, जो डिफरेंट चीजों को ज्वाइन करने की जो क्षमता है उसी को कहते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री। सो दे आर ग्रेट एंड मैच्योर पोएट। तो एलियट कहता है कि ये लोग मैच्योर्ड है, इसीलिए तो वो लोग दो डिफरेंट आइडियाज को ज्वाइन कर सकता है। Before this observation of Eliot, people were not interested in metaphysical poets। एलियट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद ही हमें पता चलता है कि ये जॉन डन के जमाने के वो जो पोएट्स है वो लोग इतना बढ़िया था। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो कंप्लीटली डिफरेंट आइडियाज है उसे एक ही जगह पे ज्वाइन करके कविता को एक अच्छी एक डेफिनेशन दे रही है। फॉर एग्जाम्पल जॉन डन के ही पोएम में एक कॉम्पस के दो एंड्स को दो लवर्स से कंपेयर कर रहा है। तो ये तो एक एंटायरली डिफरेंट थिंग्स है, लाइक कॉम्पस एंड लवर्स, बट ही इज ब्यूटिफुली जॉइनिंग बोथ द थिंग्स टुगेदर। एक अच्छी तरह से उन्हें ज्वाइन करके ही लिख रहा है, comparing with two different entirely different things, and togetherly they are described in a beautiful way। This is the specialty of metaphysical poets। तो
इसमें जो मेन पोएट्स था वो है डन, जॉन डन एंड काउली, एंड they have a development of image by rapid association of thought, associating different ideas and yoked them together. This is the specialty of the poems of Donne and Cowley. यही तो डन और काउली के पोएट्री का स्पेशलिटी था. और द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी. So, what is unification of sensibility? A synthetic faculty in which you can amalgamate and unite thought and feeling. अगर सिंपल सेंस में कहा जाए तो जब हम सोचते हैं एक फूल के बारे में तो हमें उस फूल के स्मेल को भी फील करना चाहिए. Thinking and feeling is here, it's going together. When we think about a red rose, एक गुलाब के बारे में सोचते हैं तो हमें उसके सुगंध को भी अनुभव करना चाहिए. इसी क्वालिटी को कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी. और टी.एस. एलियट कह रहा है कि मेटाफिजिकल पोएट्स में ये एबिलिटी था. Elizabethan poets and modern poets have this ability. सिर्फ मेटाफिजिकल पोएट्स को ही नहीं, जो मॉडर्न पोएट्स है उन सब में भी यही एबिलिटी था. जब कभी हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमें उसका अनुभव भी हम कर सकता है, उसका अनुभव भी. थिंकिंग एंड फीलिंग इट टुगेदर, दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी. इसी को कहता है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी. यूनाइटिंग, यूनिफिकेशन मीन्स यूनाइटिंग, joining senses. A writer's opposite idea seems to be in a single body. दो opposite ideas को सिंगल बनाता है, जोड़ता है और उसे एक बहुत अच्छे तरह से प्रेजेंट कर रहा है. इसे कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी. लाइक एक वो जो बाल है, दैट इज ब्रेसलेट ऑफ हेयर, उसे इतना अच्छा तरह बॉन्ड से कंपेयर कर रहा है कि हम क्या बताएं. तो इतना अच्छा सा एक ब्यूटी उस कविता में आ जाती है. तो वो वही चीज जो जब बाल के बारे में बताते हैं तो उसे फील भी कर रहा है, इसी को कहते हैं. और जो गुलाब के बारे में सोचते हैं तो उनके जो चित्र मन में आ जाते हैं तो उसका स्मेल भी फील कर रहा है. इसी को कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी. जो वो एंटायरली डिफरेंट चीजों से उसे ज्वाइन कर रहा है और पेश करता है कि वो दोनों एक ही है. तो इसके लिए मेटाफिजिकल पोएट्स ने बहुत सारे कंसीट्स एंड सिमिलीज को यूज किया था. तो एलियट कह रहा है कि इसी स्पेशलिटी तो मॉडर्न पोएट्स में भी है. लाइक मॉडर्न पोएट्री में जो बिल्कुल अलग अलग चीजें थे उन सबको ज्वाइन कर लिख रहा है. फॉर एग्जाम्पल एलियट का ही वेस्टलैंड इज अ बेस्ट एग्जाम्पल, बिकॉज इसमें उन्होंने तो बहुत सारे एल्यूशंस एंड कॉन्सीट्स ही इज यूजिंग टू गिव द इम्प्रेशन दैट डिफरेंट थिंग्स, आइडियाज आर द सेम. जो इतना सारा कंसीट्स एंड एल्यूशंस आर ही इज यूजिंग, वेस्टलैंड में वो यूज कर रहा है. इसी के माध्यम से वो कह रहा है कि ये दो डिफरेंट आइडियाज है, वो तो डिफरेंट तो है ही नहीं है, वो सब एक ही है.
तो एलियट को ऐसा ही लग रहा है कि जो मॉडर्न पोएट्स है, जो मॉडर्न पोएट्री है, वो तो मेटाफिजिकल पोएट्स के ही तो फॉलोवर्स है. They are the direct descendants of metaphysical poets. This is what Eliot is feeling. Then, disassociation of sensibility means जो सेंसस है वो डिफरेंट है. जो फील कर रहा है उसे वो जो सोचते हैं उसे फील नहीं कर सकते. इसी एक प्रॉब्लम को ही करता है कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी. सेंसर्स आर डिसोसिएटेड, दे आर नॉट जॉइंट. Poets during this in this problem, poets lost their ability to think and feel. तो एलियट कहता है कि जो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी का जो क्वालिटी था वो तो मॉडर्न पोएट्री में है और ओनली विद एलिजाबेथन पोएट्स. जो उसके बाद और जो जैकोबियन पोएट्स के बाद जो लोग आया था उन सब में वो क्वालिटी नहीं है. जो उसके बाद जो पोएट्री था, ड्राइडन, मिल्टन, टेनिसन, ब्राउनिंग एंड रोमांटिक्स, वो सभी लोग जो फील करता था उसे लिख नहीं पाते थे और जो लिख पाता था उसे फील नहीं कर सकते थे. रोमांटिक्स कैन ओनली फील, कैनॉट थिंक. रोमांटिक पोएट्स में यही प्रॉब्लम था कि वो तो फील कर सकता था, वो तो लेकिन सोच नहीं सकते थे. And poets like Dryden, Milton, Tennyson and Browning can only think and not feel. And जो poets है like Dryden, Milton, Tennyson and Browning, वो लोग तो लिख सकते थे, वो लोग सोच सकते थे, लेकिन वो लोग फील नहीं कर सकते थे. तो इसलिए एलियट कहता है कि ड्राइडन, मिल्टन ये सभी लोग तो भाषा के बहुत ज्ञानी थे, लेकिन दे आर नॉट, दे डोंट हैव द लैंग्वेज ऑफ सोल. जो सोल का, जो आत्मा का और जो सोचने की जो लैंग्वेज है वो तो उन सभी लोगों में नहीं थे. और जो सोल का जो लैंग्वेज था उन लोगों को तो सोचना, लाइक रोमांटिक्स, उन लोगों को तो सोच नहीं सकते थे. ओनली थिंग, सिर्फ मेटाफिजिकल पोएट्स में ही ये दोनों क्षमताएं थी. जो सोच सकते थे उसे ही लिख सकते थे. सो इस प्रॉब्लम को कहता है डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी. इसलिए एलियट कहता है कि ड्राइडन एंड मिल्टन, दे आर मास्टर्स ऑफ लैंग्वेज, नॉट ऑफ सोल. एलियट जो सिमिलैरिटीज बिटवीन मॉडर्न पोएट्स एंड एलिजाबेथन पोएट्स के बारे में बताते हैं. तो ये जो मेटाफिजिकल एबिलिटी था वो तो सिर्फ और सिर्फ 1630s के ही पोएट में था. Modern poets also used lots of allusions and conceits like Jacobean poets. Till 1630s, there was unification of sensibility. तो यही कह रहा है कि जो 1630s तक के जो पोएट्स है उन्हीं सब में ये यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी का वो जो अचीवमेंट था. उसके बाद जो पोएट्स आया था वो लोग में ये क्वालिटी तो है ही नहीं थे. और उसके बाद और मॉडर्न पोएट्स में ही ये सब क्वालिटीज है, लाइक दे कैन yoke together or join together entirely different ideas into one single unit. और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव.
So what is objective correlative? Actually, he is talking this concept in the work Hamlet and his Problems. अब इसके बारे में हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम से ही तो ऐसा ही एक पुस्तक में वो कह रहा है कि राइटर्स शुड कनेक्ट एन इंसिडेंट और ऑब्जेक्ट टू एन इमोशन. जब एक राइटर एक कविता लिखता है या फिर एक ड्रामा लिखता है, कुछ भी हो, जब वो लिखता है तो एक सिंगल इंसिडेंट से ही एक इमोशन के बारे में उसे बताना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, हम जब भी जो गोस्ट का फिल्म देखते हैं तो हम उसमें एक बिल्ली को रोते हुए आते जाते दिखाते हैं. एक बिल्ली को आते दिखाते हैं, वो उसे रोना, उसका रोना जो सब वो दिखाते हैं, उसका जो साउंड दिखाता है वो, क्योंकि हमें एक इम्प्रेशन देना चाहिए कि गोस्ट आने ही वाला है. लेकिन जो लड़की जो सफेद साड़ी में आती है तो उससे पहले एक बिल्ली जरूर आ जाता है. ऐसा ही फिल्मों में दिखाता है. लेकिन ये जो बिल्ली का है, बिल्ली एक सिंबल है गोस्ट के आने की, एक सिंबल है. यही कर इसी एग्जाम्पल को एलियट करता है कि अगर हम एक पोएट्री में किसी चीज को दिखा के एक इमोशन को, बिल्ली को दिखाते हैं तो हमें हमारे मन में डर, ऐसा ही एक इमोशन पैदा हो जाता है. इसी क्वालिटी को कहता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. सिंबॉलिकली वी आर यूजिंग एन animate or inanimate object or animate or inanimate thing to show an emotion. एक इमोशन को दिखाने के लिए एक चीज को दिखाते हैं और इमोशन को डायरेक्टली नहीं दिखाते. तो डर को डायरेक्टली पैदा नहीं करते. सिर्फ और सिर्फ बिल्ली को देखते ही हमारे मन में एक सोच या फिर एक इमोशन आता है कि अभी वो गोश्त आ जाएंगे, सफेद साड़ी में एक लड़की जो प्रेत है वो आ ही जाएंगे. ऐसा एक सोच हमारे मन में होता है और हमें डर होने लगता है. राइटर शुड कनेक्ट एन इंसिडेंट और ऑब्जेक्ट टू एन इमोशन. एक इंसिडेंट को या फिर एक ऑब्जेक्ट को इमोशन से कनेक्ट करना चाहिए. इसी को ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहते हैं. ऑब्जेक्ट्स को कोरिलेट करके एक इमोशन पैदा करना, इसी को कहता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. दिस रिफर्स टू एन इमेज, एक्शन और सिचुएशन दैट somehow evoke a particular emotion from the reader without stating what that emotion should be. वो इमोशन क्या है उसे डायरेक्टली कहने के बजाय किसी चीज को दिखाना या फिर किसी एक्शन को दिखाना या फिर किसी सिचुएशन को दिखाकर हमारे मन में एक इमोशन को पैदा कराना. By showing an image, action or situation, and this will give rise to an emotion. किसी चीज को, एक्शन को या सिचुएशन को दिखाकर हमारे मन में एक इमोशन को पैदा कराना, इसी को कहता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. लेकिन विदाउट स्टेटिंग दैट व्हाट दैट इमोशन शुड बी, वो जो इमोशन है वो हम डर पैदा करने जा रहे हैं ऐसे डायरेक्टली नहीं कहते. वो कहता नहीं है कि वो क्या इमोशन है, लेकिन वो चीज को देखकर हमारे मन में एक इमोशन आ जाता है. इसी को ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहते हैं. ऑब्जेक्ट्स शुड सर्व ए सिंबॉलिक पर्पस. किसी ऑब्जेक्ट्स को एक सिंबॉलिक पर्पस चाहिए. बिल्ली को देख, बिल्ली तो जीवन भरी एक वस्तु है, लेकिन कभी कभार विदाउट एक वस्तु को दिखाते हैं जिसमें जीवन ही नहीं होते, एक चीज को ही दिखाते हैं. उसे दिखाकर भी हमें हमारे मन में एक इमोशन पैदा करना चाहिए.
ऑब्जेक्ट शुड सर्व ए सिंबॉलिक पर्पस। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है बिल्ली है, उसे देखकर वो तो एक सिंबॉलिक पर्पस कर रहा है। वो क्या क्या है वो सिंबॉलिक पर्पस? हमारे मन में डर को पैदा कराना। तो एलियट कहता है कि हैमलेट में no relation between the external situation and the feeling of Hamlet. Writer is unable to objectify emotion. तो हैमलेट में यही होता है कि जो हम हैमलेट के मन में जो इमोशंस आते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसा वो जो कंडीशन या फिर जो सिचुएशन है उसको मैच नहीं कर रही। एक दुख भरी सिचुएशन में या फिर एक सीन में हैमलेट तो बहुत खुश है, तो वो जो सिचुएशन और हैमलेट के मन में जो विचार है, इन सब में मैचिंग नहीं हो रही। किसी वस्तु को दिखाकर हम ये नहीं कह सकते कि हैमलेट वही सोच रहा है। तो देयर इज नो सिंबॉलिक पर्पस और जो सिंबॉलिक कनेक्शन इन द ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस एंड इमेजेस ऑफ द ड्रामा हैमलेट। लेकिन मैकबेथ में ऐसा नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल मैकबेथ में जो लेडी मैकबेथ के जो स्लीप वॉकिंग सीन है, उसे देख कर ही हम सोच सकते हैं कि किसी बुरी चीज होने वाला है। तो इसी को जो स्लीप वॉक है उसे को दिखाकर उनके जो मन में जो डर है उसी का हमें अंदाजा हो रहा है। लेकिन हैमलेट में ऐसा नहीं है। दिस इज द फॉल्ट ऑफ द ड्रामा हैमलेट। देयर इज नो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इमोशंस को कोरिलेट नहीं कर रही है हैमलेट में। इसीलिए एलियट हैमलेट को मोनालिसा ऑफ लिटरेचर कह रहा है। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इम्पर्सनल पोएट्री। इम्पर्सनल पोएट्री एक न्यू क्रिटिसिज्म के एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें एलियट कह रहा है कि कवि को इम्पर्सनली पोएट्री लिखना चाहिए। जब वो लिखता है तो उसके जो पर्सनालिटी कविता में हो आनी ही नहीं चाहिए। He should be impersonal in his writing. तो इसी कॉन्सेप्ट इसी क्वालिटी को न्यू क्रिटिसिज्म में भी हमें देखने को मिलता है कि कवि जब भी लिखता है तो उसे इम्पर्सनल होकर पर्सनालिटी से बाहर आकर कवि को कविता लिखना चाहिए। सिर्फ कविता में ही नहीं, हर सभी लेखन जो आर्ट है इन सब में जो लिखता है या फिर जो करता है उसे उसके पर्सनालिटी से बाहर आकर उसे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज एक्टिंग. When an actor is acting, he is entirely different from his own personality. So this is the best example of impersonal poetry. लेकिन रोमांटिक पोएट्स तो यही कह रहा है कि एक कवि जब लिखता है तो उसे उसमें उसके पोएट्री को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। वर्ड्सवर्थ तो जब भी लिखता था तो उसके जो पर्सनालिटी है वो सब उनके जो पर्सनल व्यूज है वो सब लिखने में आ ही जाता था। लेकिन एलियट कह रहा है कि नो, ही शुड बी ए राइटर शुड बी एन इम्पर्सनल वन। तो यही सारा था टी.एस. एलियट के मेन कॉन्सेप्ट्स। एंड आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।